अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप जैसे बस गया था जी उसका मेरे नयन में। के फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। लेकिन बात इतने पे खत्म हो जाती तो भी बर्दाश्त कर लेता। कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। ओ हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और अंतिम पंक्ति देता हूं और भरपूर समर्थन मांगता हूं कि इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। अच्छे से खींचो भैया। भाई कविता कैसी भी हो फोटो अच्छी आनी चाहिए, है नहीं? हाँ बढ़िया, धन्यवाद भाई। ये पहली दाद आई। भाई साहब ने बता दिया है कि हास्य व्यंग का कवि हूँ, थोड़ा कोशिश करूंगा आपको हंसाने वसाने की, फिर एक आधा कुछ रचना पढ़ के अपना स्थान लूंगा। हम हास्य कवियों के साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है, बड़ी दिक्कत होती है साहब। दिक्कत ये होती है कि हमें सबसे तो कोई सीरियसली लेता नहीं पहले, और ले भी ले तो हमें तो छोटे बच्चे निपटा जाते हैं। वो एक आ गया मेरे पास, बोला कवि हो? मैंने कहा हूं। बोला कविता लिखते हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या? मैंने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी लिखते थे? मैंने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके? मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? अब बच्चे ने जो जवाब दिया साहब सुन के आनंद आ जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा जी ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई है। अब मैं तनाव में आ गया, बेइज्जती हो गई, बदला लेना था। मैंने उस बच्चे को एक तरफ बुलाया, मैंने कहा बेटा एक बात बता, अगर तेरे पूर्वज हाथी होते तो तू क्या होता? उसने कहा जी तब मैं छोटा हाथी होता। मैं कहा अगर वो घोड़ा होते तो? बोला फिर छोटा घोड़ा होता। मैं कहा अगर वो गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो तुम क्या होते? अब सर मैं ये सोच रहा था बच्चा जवाब देगा, मेरी बेइज्जती का बदला निकलेगा, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन वो बच्चा सन 2000 के बाद वाला था। भाई बालक तो उससे पहले ही पैदा हुए हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट पिताजी ने उतार लिया है। मगर अगर तेरे पूर्वज गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो ऊपर से नीचे तक घूर के देखा, बोला फिर तेरे जैसा हास्य का कोई कवि होता? हमें कोई सच बता रहा हूं, कोई सीरियसली नहीं लेता। हम तो इतनी दूर से यहाँ आए, इतना बढ़िया हमारा सम्मान हुआ यहाँ, वरना हमारे तो ऐसे ऐसे सम्मान होते हैं भाई साहब, बताने में हिचक होती है। मैं रांची कवि सम्मेलन में था, बिल्कुल सच्चा किस्सा आपको बताता हूँ। मैं रांची कवि सम्मेलन में था, वहां जिस आयोजन समिति ने कार्यक्रम कराया था उसके अध्यक्ष मंच पे आए, वो घोषणा हुई कि अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। सदस्य आए, माला पहनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को प्रतीक चिन्ह देंगे, वो चिन्ह दिया, अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद किया। फिर घोषणा हुई कि अब हमारी संस्था के फला सदस्य आएंगे, भाई विनीत पांडे को चद्दर उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। अब भाई साहब होता कई बार ऐसा है, आप कहने की कोशिश कुछ और करते हैं, बात कुछ और पहुंच जाती है सामने वाले के पास। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। घर में वो बैठाते हैं ना, गणेश जी बैठाते हैं गणेश चतुर्थी के आसपास। वो एक घर में गणेश जी बैठे हुए थे। शाम को पत्नी ने बहुत सामान्य सा सवाल पूछा पति से। आप देखो बात का बतंगड़ कैसे बनता है।
बहुत सामान्य सा सवाल पूछा, क्यों जी आरती याद है? अब पति ने दिमाग पे जोर दिया, बोला हाँ यार सेकेंड ईयर में पढ़ती तो थी साथ में। पहले पति देव की पूजा हुई, गणेश जी बाद में पूजे गए। तो बात जो है वो बिगड़ जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक और उदाहरण से आपको बताता हूं मैं आपको। वो एक की सरकारी नौकरी लगी साहब, सरकारी नौकरी में कई मिलते हैं, वो सुविधाएं मिलती हैं, तो एक की सरकारी नौकरी लगी। पहले दिन, ड्यूटी के पहले दिन वो नमकीन का एक पैकेट लेकर के पहुंचा। यहाँ जितने भी लोग होंगे सरकारी नौकरी में उनको ये बात बड़ी अच्छी लगेगी। वो नमकीन का एक पैकेट लेके पहुंचा, तो उसके सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, बोले कि यार तुम्हारी नौकरी लगी है, कुछ मिठाई विठाई लेके आना चाहिए था, ये तुम क्या नमकीन का पैकेट लेके आए हो? अब उसने जो बात कही है, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अब उसने जो बात कही, बोले कि ये देखो नमकीन का पैकेट इसलिए लेके आया, उसने दिखाया अपना ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर, बोला देखो इसमें लिखा है आपको कंपनी की तरफ से क्वार्टर मिलेगा। तो आप कहना कुछ और चाहते हैं, बात कुछ और पहुंच जाती है। तो वो आगे बोले कि भाई साहब अब विनीत पांडे को फला सदस्य चद्दर पहना के इनका स्वागत करेंगे, चद्दर उड़ा के। सदस्य आ गए, बगल में खड़े हो गए। अध्यक्ष ने दोबारा घोषणा की कि सदस्य आ गए हैं, चद्दर उड़ा के स्वागत करेंगे। फिर सदस्य इधर खड़े, इधर मैं खड़ा। जब चौथी बार अध्यक्ष से रहा नहीं गया तो उन्होंने सदस्य को मारी कोनी, बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? अब सदस्य ने जो जवाब दिया है सुनना और अपना भरपूर समर्थन आशीर्वाद मुझे देना। बोले तुम स्वागत करते क्यों नहीं? सदस्य ने कहा जी चद्दर तो मैं उड़ा दूं, पांडे जी लेटे तो सही। हम साहब संकट में ही रहते हैं, हर वक्त हर घड़ी संकट में रहते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, हमारे साथ तरह तरह की समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन आइए, आज मौसम भी ऐसा आनंददायक है, मैं कुछ एक पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। और लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है, हमारा पूरा प्रयास, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारी किसी बात से आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह का तनाव हमने झेला है, इस तरह की बातों से अगर मैं आप लोगों का थोड़ा सा तनाव कम कर सकूं, आपके चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सकूं, तो मेरा यहाँ आना सफल होगा। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे मिलेगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं साहब, जिंदगी क्या है 4 पंक्तियों में आपको बताता हूं। जिंदगी बस इतनी सी बात है कि फूल बनकर महक जाना जिंदगी है, फूल बनकर महक जाना जिंदगी है, गीत सुख के गुनगुनाना जिंदगी है, गम के बादल आएंगे और जाएंगे, गम भुलाकर मुस्कुराना जिंदगी है। तो अपने गमों को भुलाइए, हंसिए, मुस्कुराइए। मैं आपको कुछ एक पंक्तियों से जोड़ने का प्रयास करता हूं। हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, प्रेम प्यार की बात सब करते रहते हैं जी, प्रेम को लेके ये बात है, वो बात है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा कवि हूं जी, मैं आपको सच बता रहा हूं। अच्छा, पढ़े लिखे कवि का भी एक अलग मसला है, मैं आपको बताऊं। मेरा एक दोस्त, दिल्ली में एक जगह है साहब कनॉट प्लेस, आप लोग जानते होंगे इस जगह का नाम। मेरा एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कनॉट प्लेस में गिर गया। मैंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया। आप सुनना क्या होता है पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या होता है। मैंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया, मैंने कहा मेरा दोस्त गिर गया है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, फटाफट एम्बुलेंस भेज दीजिए। अब उधर से ऑपरेटर ने कहा जी कहाँ गिरा है? मैंने कहा जी कनॉट प्लेस में गिरा है। ऑपरेटर ने कहा जी हमें कनॉट प्लेस की स्पेलिंग नहीं आती, आप हमको कनॉट प्लेस की स्पेलिंग लिखवा दीजिए। भाई साहब मैं चुप, 15 मिनट की लंबी खामोशी, उधर से ऑपरेटर हेलो 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 किए जा रहा है। 15 मिनट के बाद मेरी हाँफती हुई सी आवाज उसके तक पहुंची। उसने कहा जी 15 मिनट से आप कहाँ थे? मैंने कहा देखो जी कनॉट प्लेस की स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आती है, मैं इसको घसीट के मिंटो रोड तक लाया हूं, अब लिख ले मिंटो रोड। तो ये संकट हमारे साथ लगे रहते हैं, मैं आपको सच बात बताता हूं। लेकिन आइए भैया, इसकी अब क्या मैं तो क्या ही बोलूं, इसकी आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज तो मुझसे भी ज्यादा तेज बढ़ रही। अब क्या है, सब लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। प्यार मोहब्बत का क्या है कि मैंने शोध किया है, ये जो इश्क मोहब्बत करते हैं इसके 3 चरण होते हैं, 3 स्टेज। पहला चरण वो होता है जब ये प्रेम होता है, दूसरा चरण वो होता है जब ये प्रेम अपने उफान पे होता है, बिल्कुल पीक पे होता है,
तीसरा चरण वो होता है जब इस प्रेम को उतारा जाता है। ये अपने आप नहीं उतरता, इसको उतारा जाता है। अब तीनों चरणों, मैंने कहा हमारे साथ ये ट्रेजेडियां लगी रहती हैं, चिंता वाली बात नहीं। मैं समझ गया था भाई, जैसे डंडा लेके आया मैं समझ गया था, कोई बात नहीं। भैया कविता अच्छी लगे तो ताली बजा देना, डंडा लेके घूम रहे हो, नहीं अच्छी लगे तो दिनेश जी ने हमको बुलाया है, ये इनसे आप निपट लेना। तो हर स्टेज के लिए एक एक छंद पढ़ता हूं, सुनना और आनंद लेना साहब, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के आप सुनो। ये प्रेम जब होता है तो क्या होता है, एकदम आनंद से सुनिएगा। लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा और प्यार हो गया। अब क्या होता है, पुराने दिनों को याद कीजिए स्कूल वाले, कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। चाहते हैं कि दो टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। और करते क्या ये, चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। और अंतिम पंक्ति आप तक बात पहुंच जाए तो समर्थन करें। चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। और लैला तो पास होके चली जाए, और मजनू हो फेल वहीं जग मारे। ये तो जी प्यार हो गया। अब ये प्यार अपने बिल्कुल उफान पे है, पीक पे है। उस समय क्या होता है कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। और ये फरवरी के महीने में ज्यादा होता है कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी ना हुए हैं, क्लास में प्रेम के आस में रोगी। और बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और अंतिम पंक्ति, मेरे जितना युवा दोस्त यहाँ बैठे हैं जितने, वो सब हाथ खोल के समर्थन करें। और आपने भी अगर कभी ऐसा किया हो या देखा हो तो आपका समर्थन मुझ तक पहुंचे कि बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और जूत बजा के करें बंटवारा के, वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। ये चलता रहता है साहब। अब इसका तीसरा चरण आ रहा है जब इस प्रेम को उतारा जाता है। अब ये प्रेम उतरता कैसे है, इसमें एक शब्द आएगा कंटाप। कंटाप का अर्थ मैं बता देता हूं आपको। कंटाप का अर्थ होता है कान के नीचे वाली जगह पे जब चट से आवाज आती है, उसे कहते हैं कंटाप। तो अब आप सुनिए, ये कंटाप याद रखिएगा और इस प्रेम को उतारने की विधि सुनिए। और जितने पिताजी यहाँ बैठे हैं वो इस विधि को खास तौर से सुने कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। रात को 2, 2:30, 3 बजे तक लगे हुए हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। चोरों के बिजनेस बंद हो गए। वो जिस गली में जाते हैं 4 आशिक जगे हुए मिलते हैं उनको, के प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजा इलाज ही काम करेगा। तो मंत्र से ना तो जंतर से ना तो टोने से टोटके से ये टरेगा। और उपाय बताने जा रहा हूं, जितने पिताजी यहाँ बैठे हैं सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि मंत्र से ना तो जंतर से ना तो टोने से टोटके से ये टरेगा। और बाप से चाप पड़े कंटाप, तो पूत से प्रेम का भूत झरेगा। ये साहब इसका इलाज है। 2 छंद और देता हूं आपको। हमारे देश में एक त्योहार चला है साहब, प्रेम चौदस का त्योहार। हाँ, प्रेम चौदस का त्योहार, आजकल इसे वैलेंटाइन डे भी कहते हैं।
अब सारे मनाते हैं, मैं नहीं मनाता। एक बार प्रयास किया था मनाने का, उसके बाद मैं मनाता ही नहीं। क्यों नहीं मनाता, दो क्षण देता हूं, आनंद से सुनिएगा साहब। एक बार प्रयास किया था तो क्या हुआ था। कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप जैसे, बस गया था जी उसका मेरे नयन में। के फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। लेकिन बात इतने पे खत्म हो जाती तो भी बर्दाश्त कर लेता। कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। ओ हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। अंतिम पंक्ति देता हूं और भरपूर समर्थन मांगता हूं कि इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। तो ये हमारे साथ संकट है साहब। आइए, समय की अपनी सीमाएं हैं, हमारे दो वरिष्ठ कवि हैं, उनको भी आपको सुनना है। मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रख के अपनी जगह लेता हूं। ये तो साहब हंसने हंसाने की बात थी, लेकिन जो संदेश लेके आया हूं वो आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। और ये ऐसा नहीं हो कि कवि केवल हंसने हंसाने की ऐसी बातें करते हैं। ये ऐसी कविताएं मैं आपको खूब सुना सकता हूँ, खूब ऐसे गीत हैं, खूब सारी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सब प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हैं, इस कविता से आप मुझे याद रख सकें, यही मेरी मंशा है, यही मेरा उद्देश्य है। हमने साहब जब भी टीवी देखा इन हाल के दिनों में, आप ये देखते होंगे वो छोटे छोटे विंडो बने रहते हैं, उसमें एक आदमी बैठा रहता है और वो आपस में कुछ चर्चा करते रहते हैं। चर्चा किसी भी विषय पे हो, अंत में घूम फिर के राष्ट्रवाद, देशभक्ति इसी पे आके टिकती है। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये देशभक्ति है क्या, मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा था। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, मैंने 10 लोगों से बात की सर कि देशभक्ति क्या है। मुझे 10 अलग अलग उत्तर मिले और देशभक्ति है भी सापेक्षिक। आपके लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, किराने के दुकान वाले के लिए कुछ और हो सकती है, सैनिक के लिए कुछ और हो सकती है। तो मैंने इन सारी बातों से मिला करके देशभक्ति क्या है एक कविता बनाई है। 4 लोगों की बातचीत है, वही कविता है, सुनिएगा सर। कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे, यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पे 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा मेरा ये मानना है देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान ले कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। अरे देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव तुम्हारे चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। तभी चौथे ने कहा देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए।
कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। इसके बाद उन चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति। और दोस्तों, कविता की 4-6 पंक्तियां रह गई हैं, एक एक पंक्ति पे आपका ध्यान चाहता हूं। ये प्रकृति का मन है, जो ईश्वर की इच्छा है वो हो रहा है। लेकिन अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो कविता की इन पंक्तियों पे आपका विशेष ध्यान चाहता हूं, अपना स्थान लूंगा मैं। बोले क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी मां मुझे सिखाती है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस भीषण आवाज में भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है। बस यही प्रेम बनाए रखिएगा, 2-4 पंक्तियां और रहती हैं। बोला साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी मां मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। और भाई साहब 2 पंक्तियां आप संभाल लीजिए, मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा। बोला ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं, सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूं। इस पौधे को रोज पानी डालता हूं, छोटी बहन के साथ खेलता हूं, उसे स्कूल लेके जाता हूं। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।